नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज 4 मार्च है। 4 मार्च के ऐतिहासिक घटनाओं को एक नज़र से देखेंगे कि क्या क्या आज का इम्पोर्टेंट घटना है, जिसमें सबसे पहला है आज 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाए जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अमेरिका के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का आज ही के दिन पहली बार राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। उसके बाद जानेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति का शपथ लेने का क्या प्रक्रिया है, फिक्स डे होता है, उसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उसके बाद एक प्रसिद्ध भारत के प्रसिद्ध अधिवक्ता और राजनेता भी कह सकते हैं उनको, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जिनको एसपी सिन्हा के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे क्योंकि उनका आज ही के दिन 1928 में निधन हो गया था। और इसके बाद भारत के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस से। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे, ये सबसे पहला बार शुरुआत जो किया गया था इस मनाने के लिए 1972 में शुरू किया गया था। उसके बाद इसको एक एक्सटेंड करके नेशनल सिक्योरिटी वीक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और उस दौरान देश भर में जितने भी जो है बहुत सारे तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि जो है लोगों में सिक्योरिटी के प्रति, सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस फैलाया जा सके। इसके अलावे ये मनाने का एक मकसद ये भी होता है कि जो हमारे देश के सुरक्षा में जो आर्मी है, जो सुरक्षा एजेंसी हैं, उनके योगदान को सराहने के लिए, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए जो पुलिस हैं, जो कि स्टेट फोर्स, स्टेट गवर्नमेंट की, हर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फोर्सेस होते हैं, जो पारामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, या फिर जो स्पेशल कमांडोज होते हैं, गार्ड्स होते हैं, आर्मी होते हैं, इन सब के प्रति अपना जो है आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में। देख लेते हैं कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में और इनका क्या क्या काम है। एक ब्रीफ आप जो है ये आइडिया ले सकते हैं। जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के नाम से एक जाना जाता है, इसको शॉर्टकट में CAPF बोलते हैं। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है, यानी जो गृह मंत्रालय है, जो कि अभी अमित शाह के अंडर में है, उसके अंतर्गत में CAPF आते हैं। इसमें ये जितने कैटेगरी ये देख रहे हैं यहाँ से लेकर के सशस्त्र सीमा बल, यानी लगभग से ये 7 हैं, टोटल 7 तरह के, जो असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, ITBP, NSG और SSB। असम राइफल्स जो है ये भारत का सबसे पुराना सिक्योरिटी फोर्स इसको कह सकते हैं। अंग्रेजों के टाइम में 19वीं शताब्दी में इसका स्थापना किया गया था। पार्टिकुलरली जो इंग्लैंड के चाय बागान मालिक होते थे, वो अपना चाय बागानों की सुरक्षा के लिए इसका स्थापना किया गया था उसी समय। बाद में इसको 1971 में इसका नाम रख दिया गया असम राइफल्स। भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध हुआ था, उसके बाद वो एरिया थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, और असम में चूंकि ज़्यादा फिल्ट्रेशन हुआ था बांग्लादेश से, उसके के बाद इसका नाम चेंज करके और उसका एक स्पेसिफिक जो है ये काम दे दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो काम है, जो भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर मिलता है उसकी सुरक्षा, उसको सुरक्षा प्रदान करना, इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, ड्रग्स तस्करी को रोकना, ये सब ये BSF का काम है। BSF का स्थापना भी जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो 1965 का युद्ध हुआ था, 1965 के युद्ध के बाद इसका स्थापना हुआ था। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका स्थापना 1969 में हुआ था। इसका काम है भारत के अंदर जितने भी औद्योगिक इंडस्ट्री हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, या फिर मेट्रो स्टेशन हैं, या फिर एयरपोर्ट्स हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है CISF को। इसके बाद CRPF है। तो CRPF का काम क्या है कि जो स्टेट का पुलिस होता है, जैसे भारत में जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट का स्टेट पुलिस है, वो स्टेट का के पुलिस को कोई स्पेसिफिक
अगर ऑपरेशन करना है तो उसमें सीआरपीएफ मदद करता है। जैसे खास करके जब इंटरनल जो डिस्टरबेंस होता है, जैसे देखते हैं जो नक्सलवाद का जहां समस्या है तो वहां पे सबसे पहले सीआरपीएफ वाले ही स्टेट फोर्स के साथ कोलैबोरेट करके और मदद करते हैं। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस नाम से ही स्पष्ट है, इसका जो स्थापना भारत चीन युद्ध 1962 में जब हुआ था, उसी के बाद 1962 में इसका भी स्थापना हुआ था। पार्टिकुलरली ये तिब्बत से जो भारत का बॉर्डर साझा करता है उसकी सुरक्षा प्रदान करना आईटीबीपी का काम है। एनएसजी है, ये स्पेशल प्रोटेक्टिव जो है सिक्योरिटी एजेंसी है एक तरह का। इसका स्थापना 1984 के बाद 1984 में हुआ था। 1984 में आपको पता है इंदिरा गांधी का हत्या उनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही कर दिया गया था। इसी के बाद जो है जो भारत में वीवीआईपीज हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एनएसजी का स्थापना किया गया था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको कहते हैं। उसके बाद एसएसबी यानी इसको सशस्त्र सीमा बल कहते हैं, इसका भी स्थापना आईटीबीपी और एसएसबी दोनों का स्थापना भारत व चीन युद्ध के बाद जो 1962 में हुआ था उसके बाद हुआ था। एसएसबी का जो मुख्य काम है ये है भारत की जो एक्सटर्नल एजेंसी है रॉ, जिसका काम है जो बाहर भारत देश के बाहर जो है जासूसी करना, उसको सशस्त्र सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यानी अगर रॉ को कोई उस तरह का कोवर्ट ऑपरेशन करना है तो उनको जो है सशस्त्र ये जो है सुरक्षा मुहैया कराता है और उसके बाद उसको सहयोग भी करता है। कौन? एसएसबी, इसका काम यही है। एनडीआरएफ ये जो है सबसे लेटेस्ट भारत सरकार की एक सुरक्षा एजेंसी नहीं कह सकते इसको, जो है एक आपदा के समय में जो है ये काम करती है। जहां कभी भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, प्राकृतिक आपदा हो या फिर मैनमेड आपदा हो, तो वहां पे सबसे पहले एनडीआरएफ जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे फ्लड आ गया या फिर भूकंप आया या फिर सुनामी आ गया, उस समय में ये एनडीआरएफ काम करता है। इसका स्थापना 2006 में हुआ था। इसका स्थापना एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए उसको पास कराया गया था। आपको पता होगा 2001-2 में 1-2 या 3 में जो है गुजरात में बहुत भयानक भूकंप आया था और उसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। उसी के बाद जो है एनडीएमए पहले पास किया गया, उसके बाद उसके अनुसार एनडीआरएफ का स्थापना किया गया था। तो ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये 3 आते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। इंडियन आर्मी आपको पता है 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। इंडियन एयरफोर्स जो मनाते हैं हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को हर साल इंडियन नेवी डे आपको पता है ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च हुआ था उसके कारण। और उसके बाद जो है सबसे निचले स्तर पे और जो जिसका काम रेगुलर होता है और सबसे ज्यादा जो हमेशा व्यस्त रहता है वो होती है स्टेट पुलिस, यानी जिसको राज्य पुलिस, जिस राज्य में है तमिलनाडु है तो तमिलनाडु पुलिस, बिहार है तो बिहार पुलिस, उसके नाम से ही, उस स्टेट के नाम से ही इस पुलिस को जाना जाता है। इसका काम है जो लोकल सिक्योरिटी, जो क्षेत्रीय सुरक्षा है वो मुहैया कराना। नेक्स्ट है आज ही के दिन 4 मार्च ये देख सकते हैं 1933 को, 4 मार्च 1933 को जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। आते हैं इसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो है अब कैसे अमेरिका के सबसे लोकप्रिय प्रधान राष्ट्रपति जो है ये बन गए। अमेरिका में आपको पता है एक जो है प्रेसिडेंशियल व्यवस्था है, वहाँ का प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा होता है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री होता है। और अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, वहाँ 50 राज्यों का एक समूह है, सारे राज्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और राष्ट्रपति के पास वहाँ बहुत पावरफुल होता है। राष्ट्रपति का पीरियड जो है 4 साल का होता है, ये फिक्स होता है कि 4 साल ही जो है ये जो है राष्ट्रपति रहेंगे, ना इससे कम रहेंगे ना इससे ज़्यादा रहेंगे। फिर जो है चुनाव होगा उसके बाद। ये जब से अमेरिका में पहले प्रधानमंत्री 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन बने थे, उसके बाद से ये जो है पद्धति अपनाई जा रही है। कभी भी 1 साल या 2 साल का जो है कोई फासला हुआ ही नहीं थे। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में आपको पता है
कि जो है अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या रिजाइन दे देते हैं तो उनके जो है बिहाफ पे 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होता है और उसके बाद जो है फिर नया प्रेसिडेंट आते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति रिजाइन कर देता है तो उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए उनका वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा और बचे हुए कार्यकाल तक जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। फिर जब 4 साल वो पूरा हो जाएगा तो जो है फिर से चुनाव होगा और जो है ये इस तरह की प्रक्रिया आगे फिर वो अगर वो जीतते हैं तो फिर एज ए प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे। ये जो है एक एक्ट पारित हुआ था, ये प्रथा चली आ रही थी कि जो है 20 जनवरी को अभी जो है वर्तमान में जो प्रथा है ये है कि अमेरिका में कुछ भी हो जाए ये फिक्स है। अमेरिकन संविधान में ही ये लिख दिया गया है कि हर 4 साल जब खत्म होगा तो चौथा नेक्स्ट जब 5वां साल शुरू होगा तो उसमें 20 तारीख को और 20 जनवरी ये फिक्स है कि 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति को शपथ ले लेना है चाहे जैसे हो। उसके बाद देखिए अमेरिका एक अपने आप को सेक्युलर कंट्री कहता है। अमेरिका एक अपने आप को जो है ओपन कंट्री कहता है कि जो है सभी धर्मों के लिए ओपन है। लेकिन वहाँ भी राष्ट्रपति जब चुनाव लेते हैं तो बाइबिल पे हाथ रख के चुनाव लेते हैं। आपको पता होगा भारत में ऐसा नहीं है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। भारत भी एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है। लेकिन भारत के जब प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो संविधान का शपथ लेते हैं। लेकिन अमेरिका में बाइबिल का शपथ लिया जाता है। वहाँ पे एक ये पार्टिकुलर शब्द है सो हेल्प मी गॉड, इसका जो है आपको इनका ये भी शपथ आपको लेना ही है। 1937 तक जो ये प्रथा चली आ रही थी कि आपको मार्च जो है 4 मार्च को शपथ लेना था। 1937 में एक अमेंडमेंट ला करके और इसको जो है ट्रांसफर कर दिया 20 जनवरी को, यानी उसको और पहले ला दिया गया कि 20। अभी जो है प्रथा चल रही है 20 जनवरी वाला। जैसे अभी हाल ही में जो बाइडेन जब शपथ ले रहे थे तो 20 जनवरी को ही ले रहे थे। अगर यहाँ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अगर 20 जनवरी जो है आपका हॉलीडे पड़ता है तो हॉलीडे में भी आपको जो है प्राइवेटली शपथ दिला दिया जाएगा और उसके बाद फिर 21 जनवरी जब वर्किंग डे आएगा तो उसको जो है वो बड़ा सा जो पंपस सेरेमनी होता है उसके अंतर्गत जो है आपको ये शपथ फिर से दिलाया जाएगा। अभी तक जो है अमेरिका में 9 वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सक्सीडेड टू द प्रेसिडेंसी, यानी 9 वैसे राष्ट्रपति हुए जो कि प्रेसिडेंट के मृत्यु होने के कारण या फिर कोई और आकस्मिक दुर्घटना के कारण जो है उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगर अमेरिका के इतिहास के कुछ चुनिंदा राष्ट्रपति के बारे में अगर जाने जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित रहे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो जॉर्ज वाशिंगटन का तो आता ही है, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। चुनाव नहीं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और इसलिए इन्हीं को पहला जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनाएगा। सर्वसम्मति से इनको बनाया गया था 1789 में। फिर 1789 से 4 साल यानी 1793 में भी इन्हीं को सर्वसम्मति से बिना कोई विरोध के जो है इनको बनाया गया था। यहाँ तक कि 1797 में जब फिर चुनाव आया तब जो है इनको रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप ही बनिए, लेकिन इन्होंने खुद से त्याग दिया और तब से अमेरिका में ऐसा प्रथा चल गया कि 2 टर्म ही कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म ही राष्ट्रपति बनेगा अनटिल और अनलेस की फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का समय आता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है इनका पॉपुलैरिटी अमेरिका में इतना ज़्यादा था कि आपको पता है कि 1929 में भयंकर मंदी आया था, विश्व मंदी आया था और उस मंदी के दौरान जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी, चरमरा गई थी। उस दौरान फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है अमेरिका में अपने ये एक अर्थशास्त्री भी थे, तो बहुत सारे प्रयोग किए और इनके प्रयोगों से कहा जाता है अमेरिका जो है आर्थिक मंदी से निकल पाया। और इसके बाद 1933 में जो है ये पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। उसके बाद 37 में चुने गए, उसके बाद 41 में चुने गए और उसके बाद फिर से 45 में भी चुने गए, यानी 4 बार लगातार ये अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। इतने ये पॉपुलर थे और इनके हालांकि ये 45
1940 में जब चुने गए थे, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो इनका चुनाव होने के बाद ही इनका निधन हो गया था। उसके बाद जो है यहाँ से देख सकते हैं हैरिस एस ट्रूमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, और वो वहाँ जो है इनके जगह लेकर के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो इनके इस कारण से 4 बार लगातार राष्ट्रपति बन गए। तो इनके इस डर से अमेरिका में 1951 में एक अमेंडमेंट किया गया, और उसके बाद ये लीगल कर दिया गया कि 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। क्योंकि ऐसा ऐसा अगर 4 बार राष्ट्रपति एक ही आदमी बन जाएगा तो और सब जो नेताजी हैं वो क्या करेंगे, वो इन्हीं का जो है चेला चपाटी बन के रह जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा, पहला जो है जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और तीसरे नंबर पे अगर नाम आता है तो वो है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो पहली बार है 1861 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, और दूसरी बार 1865 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ये जो है 1861 में जब बने थे तो चुनाव के पहले ही घोषणा कर दिए थे कि हम जो है अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर देंगे, और इनको इन्हीं के लिए याद किया जाता है क्योंकि जो है अमेरिका से स्लेवरी को इन्होंने एबॉलिश कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। हालांकि इनको उसका कीमत चुकाना पड़ा। 1865 में जब दोबारा प्रधान राष्ट्रपति बने तो तुरंत ही इनका जो है हत्या कर दिया गया। तो ये अब्राहम लिंकन का नाम आता है। वुडरो विल्सन का जो नाम एक आता है क्योंकि ये जो है पहले विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और उस समय लीग ऑफ नेशंस का आपको जो है याद है, जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ था, उसी समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस का स्थापना हुआ था। उसमें वुडरो विल्सन का काफी अहम योगदान था। और जो है हाल ही में जो है अमेरिका के पहले ब्लैक प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति, सॉरी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है भारत में चलता है इसीलिए बार बार आ जा रहा है, अमेरिका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति जो बने थे बराक ओबामा, और इनकी विचारधारा को लेकर के, इनके ओपेननेस को लेकर के भी इनको सफलतम राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट आइए जानते हैं एसपी सिन्हा के बारे में, यानी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के बारे में। अपने टाइम के एक बहुत बड़े अधिवक्ता थे और एक राजनेता अधिवक्ता के पहले ये अपना जो है पेशा शुरू किए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद भारत लौटे, भारत में अपना जो है प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस करने के बाद ये जो है इनका जो है प्रैक्टिस में कहा जाता है कि उस समय जो है 10,000 यूरो इनका जो है इनकम था, जो कि आप जिस समय की बात है अपने आप में एक जो है अचीवमेंट कहा जा सकता है। इनका जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के मेदिनीपुर का जो इलाका है वहीं पे हुआ था। 4 मार्च 1928 को इनका मृत्यु हो गया। ये जो है इनको एक स्कॉलरशिप मिला था, और उसी के तहत एक्चुअली इनके पिताजी जो थे जमींदार थे, और आपको पता है उस समय जिसके भी जो भी घर से संपन्न था उसको एक ही पढ़ाई सोचता था बैरिस्ट्री का, क्योंकि वो सबसे लक्रेटिव, सबसे फायदा वाला जॉब दिखता था उस समय। तो आपको देखिएगा जितने भी भारत के राजनेता हैं सब जो है कहीं ना कहीं बैरिस्टर थे, यानी कहीं ना कहीं वो वकालत करते थे। गांधी जी के पिताजी भी जो है जमींदार थे, दीवान थे, और वो गांधी जी भी पढ़ने के लिए लंदन बैरिस्ट्री ही गए। वो अलग बात है, यहाँ आने के बाद उनको काम नहीं मिला, फिर वो दक्षिण अफ्रीका में गए काम करने के लिए, बैरिस्ट्री करने के लिए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और फिर से जो वो अंग्रेजों का विरोध करना शुरू। फिर गांधी तो बैरिस्टर बनने चले थे, फिर गांधीयन एरा ही शुरू हो जाता है, फिर गांधी का जो है दूसरा अवतार ही हो जाता है। तो ये जो है जब इंग्लैंड में थे तो इनको एक स्कॉलरशिप मिला था 50 यूरो का, और उस स्कॉलरशिप के कारण ये जो है लिंकन इन नाम का एक वहाँ एक जो है संस्था है, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग करने का मौका मिला, और वहीं पे इनको जो है कानून की जानकारी प्राप्त हुई। रोमन लॉ जो था उसके बारे में जाने, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है उसके बारे में जाने, संवैधानिक नियम क्या होता है। उस समय तो अमेरिका हो गया या फिर लंदन हो गया यानी इंग्लैंड, वहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, तो वहाँ किस तरह से कानून चलता है इस तरह का। उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको पढ़ने के बारे में इनको जानकारी मिली, और इनका नॉलेज उसी से बहुत ज़्यादा ब्रॉड हुआ। इनको उसके बाद फिर 100 यूरो का एक और 3 साल के लिए स्कॉलरशिप मिला, और इस कारण से कहा जाता है इनको जो है
काफ़ी मौका मिला पढ़ाई करने का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानून को समझने का। उसके बाद ये जो है भारत जो है भारत वापस आ गए और अपना जो है यहाँ पे वो काम शुरू कर दिए। और सरकार के साथ भी इनका जो है यानी तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के साथ इनका अच्छा संबंध था। इस कारण से 1920 में जो है 1920 में ये जो है, इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो है भारत में कोई भारतीय पहला एडवोकेट जनरल जो है ऑफ बंगाल इनको नियुक्त किया गया था 1905 में। कहा जाता है इस समय इनका जो है इनकम प्राइवेट जब ये बैरिस्ट्री कर रहे थे तो ज़्यादा था, और अब सरकारी मुजालिम बनने वाले थे तो इनका तो उतना तो इनकम रहता नहीं, तो ये नहीं जाने वाले थे, ये इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन उस समय के तत्कालीन जो है गोपाल कृष्ण गोखले या फिर और जो थे इनको कहे कि नहीं, अगर आपको मौका मिल रहा है तो संस्था में जा करके, सरकार के अंडर में जा करके, और एक बड़ा पोस्ट मिल रहा है तो आपको जा करके काम करना चाहिए। अतः इन्होंने स्वीकार किया और 1905 में कोई पहले इंडियन थे जो एडवोकेट जनरल। ये एडवोकेट जनरल आपको पता होगा अभी भी भारत में हर स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है। अनुच्छेद आपको पता होगा, अनुच्छेद 165 के तहत हर स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है, और अनुच्छेद 76 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का अटॉर्नी जनरल होता है, एजी होता है। ये पोस्ट उसी समय से क्रिएट हो गया था, सोचिए। उसके बाद 1909 में ये पहले भारतीय थे जिनको कि वायसराय का एक्सिक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद में मेंबर बनने का मौका मिला। ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश मिनिस्ट्री में शामिल हुए। ये पहले भारतीय थे जो कि फरवरी 1919 में ब्रिटेन की संसद का जो 2 सदन में से एक सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ये मेंबर बने। उसके बाद जो है 1920 में इनको जो है बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बना करके भेजा गया, और वो भी ये पहले भारतीय थे। आप आजाद भारत में पहले भारतीय महिला गवर्नर बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू। और ये जो है पहले भारतीय जो कि ब्रिटिश शासनकाल में गवर्नर बने वो कौन थे? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। उसके अलावा सिन्हा बिकम स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरराइडिंग द क्लेम ऑफ इंग्लिश। स्टैंडिंग जो सरकार का वकील होता है जिसको स्टैंडिंग काउंसिल कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, यानी जो सरकार का पक्ष रखता है। पहले जो है इसमें सिर्फ अंग्रेज वकील ही रह सकते थे, लेकिन जो है बाद में इनको वो जो है नियम को हटा करके सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को भी वहाँ पे जगह दिया गया। एसपी सिन्हा जो है सिर्फ वकालत ही नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के मेंबर भी रहे थे। एक लंबे काल तक आईएनसी का मेंबर रहे, और 1915 में बॉम्बे अधिवेशन में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता भी की। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का निधन आज ही के दिन 4 मार्च 1939 को हो गया था। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 को हुआ था। ये जो है दिल्ली के, इनके पिताजी जो है दिल्ली के रहने वाले थे, और दिल्ली उस समय ब्रिटिश प्रांत में पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था। और इनके पिताजी जो एक सरकारी नौकरी करते थे। बाद में इन्होंने यही शिक्षा प्राप्त की, और इनको फिर 1905 में एक स्कॉलरशिप मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो उसके कारण जो है यहाँ से जो है लंदन गए और इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। और इसके बाद जो है ये बहुत सारा स्कॉलरशिप इनको मिला, और उसके बाद लंदन में रहते हुए इन्होंने बहुत सारी जो उस समय की तत्कालीन संस्थाएं थी लंदन में उसके कांटेक्ट में आए। और कहा इनको जो है ना पॉलीमैथ के नाम को कहा जाता है। पॉलीमैथ वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसको कि बहुत सारे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा फास्ट नॉलेज हो जाए, तो वैसे व्यक्ति को पॉलीमैथ के नाम से जाना जाता है। इंडियन सिविल सर्विस जो आईसीएस की परीक्षा, जो भी लंदन पढ़ने जाते थे तो वो आईसीएस का परीक्षा एक बार ट्राई करते थे। तो इन्होंने भी आईसीएस का परीक्षा पास किया था, हालांकि इन्होंने भी ठुकरा दिया। लंदन में ही ये जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के कांटेक्ट में आए थे। आपको पता होगा लंदन हाउस का जो नामक जो संस्था थी उसका गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा ही किए थे।
ये भी एक क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो उन्हीं के कांटेक्ट में आए और उसी के बाद से लाला हरदयाल का जो झुकाव है क्रांतिकारी विचारधाराओं से संबंधित रहा। और ये जो है भारत में न रहकर, भारत के बाहर रहकर, विदेशों में रहकर भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं, अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। उसके अलावा ये जो है विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के जो है काफ़ी उनकी विचारधारा से काफ़ी ताल्लुक़ रखते थे, काफ़ी उनसे प्रभावित थे। उसके बाद भीकाजी कामा की विचारधारा से प्रभावित थे। मेजनी, कार्ल मार्क्स, इन सबों को इन्होंने पढ़ा था और इस तरह से इनका जो है विचार जो है अंग्रेजों के मुखर हो गया था। और इसके बाद ये जो है लिखना शुरू कर दिए अलग अलग पत्रिकाओं में अंग्रेजों के विरुद्ध, जिस कारण से अंग्रेजों का नज़र इन पे आया। फिर जो है ये इनको सेंसर करने लगा, इन पे अंग्रेजों का नज़रबंदी करके जो है इन पे एक तरह से समझिए तो एक सर्विलेंस इनके ऊपर डाल दिया गया। इस वजह से जो है ये कभी इंग्लैंड तो कभी बर्लिन तो कभी स्वीडन तो कभी अमेरिका तो कभी कनाडा, ऐसे घूम घूम कर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का समर्थन जुटाने का बहुत प्रयास किया। इनका जो एक्टिविटी था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिव थे ये, और इन्होंने सबसे बड़ा जो है ये गदर पार्टी का संस्थापक थे। इनके साथ सोहन सिंह भाकना और बहुत सारे जो लीडर थे जो कि बाहर में, भारत से बाहर ही रह करके तैयारी, भारत की आज़ादी की आवाज़ उठा रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। उस वही पार्टी थी गदर पार्टी। तो आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।